हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल IQ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। हम बात कर रहे थे परमाणु संरचना पर आधारित मॉडल बेस्ड ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमने परमाणु के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने परमाणु के मॉडल के प्रकार देखे थे। परमाणु के मॉडल 4 प्रकार के होते हैं: थॉमसन परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल और सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल। पिछले वीडियो में हमने थॉमसन परमाणु मॉडल के बारे में डिस्कस किया था। जिन स्टूडेंट्स ने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है थॉमसन के परमाणु मॉडल का, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाके देख सकते हैं। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को सौर मॉडल या नाभिकीय मॉडल भी कहा जाता है। इस मॉडल के अनुसार परमाणु को अति सूक्ष्म गोलाकार उदासीन कण माना। थॉमसन ने ये बात मानी थी और इस चीज़ का पता लगाया था कि परमाणु बहुत ही छोटा कण होता है, गोलाकार होता है और उदासीन होता है, और इस बात को सही रदरफोर्ड ने भी माना था। लेकिन थॉमसन ने कहा था कि परमाणु के अंदर 2 भाग होते हैं, एक भाग होता है धनावेशित और एक होता है ऋणावेशित। एक होता है पॉजिटिव पार्ट, एक होता है नेगेटिव पार्ट। जो पॉजिटिव पार्ट होता है पूरे परमाणु में समान रूप से फैला हुआ होता है, और जो नेगेटिव पार्ट होता है इलेक्ट्रॉन, वो तरबूज के बीज के समान बिखरे हुए होते हैं। इसलिए हमने थॉमसन के परमाणु मॉडल को तरबूज का मॉडल भी कहते हैं। लेकिन रदरफोर्ड ने इस बात को अलग तरीके से बताया। उन्होंने कहा कि जो परमाणु होता है उसके 2 भाग होते हैं, लेकिन एक भाग होता है नाभिक और दूसरा होता है नाभिक के बाहर का भाग। जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और ये जो बाहर का भाग होता है इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। थॉमसन ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं स्थिर होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक ही जगह स्थिर होते हैं। लेकिन रदरफोर्ड ने अपने मॉडल से ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं स्थिर नहीं होते हैं, वो नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने ये कहा था कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में स्थित होता है। परमाणु है, परमाणु के अंदर नाभिक है, और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इस परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। द एंटायर मास ऑफ द एटम इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। और उन्होंने ये बात बताई कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन घूमते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम इमिट एनर्जी एज। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने ये बताया कि घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर अपकेंद्रीय बल लगता है। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उस पर एक बल लगता है, और वो बल कौन सा होता है? अपकेंद्रीय बल होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। और इसका काम क्या होता है? ये इस इलेक्ट्रॉन को, इस नाभिक के आकर्षण बल को, दोनों को क्या करता है? संतुलित करने का प्रयास करता है और संतुलित करके रखता है। यहाँ देखिए एक डायग्राम है, या इस डायग्राम में बीच में ये नाभिक है, और इस नाभिक में कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ये देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। ये देखिए इनके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन, और ये जो होता है ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट यानी कक्षक। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कक्षकों में, परमाणु के जो कक्षक होते हैं उनमें वर्ताकार पथ में गति करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि बीच के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और उसके चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होते हैं, और नाभिक के बाहर का जो पार्ट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनों को कोई भी स्थान नहीं दिया गया, बस इलेक्ट्रॉनों को बताया गया कि ये वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अब रदरफोर्ड की भी कुछ ऐसी कमियां थी जिसकी वजह से
आगे और भी मॉडल आए और उन्होंने परमाणु संरचना को और अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो देखिए रदरफोर्ड की क्या कमियां थी। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल नाभिक के अस्तित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द एक्जिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस इन द एटम। मतलब ये कि रदरफोर्ड ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन वर्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है और जब चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और उत्सर्जन करेगा तो एक समय ऐसा आएगा जब इसकी ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और जैसे ही ऊर्जा समाप्त होगी ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गिर जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा, और जो कि संभव नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा तो परमाणु की संरचना का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इस बात को रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल नहीं समझा पाया। दूसरी कमी इसकी ये थी, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने ये नहीं बताया कि हाइड्रोजन जो परमाणु है उसमें से जो स्पेक्ट्रम उत्सर्जित हो रहे हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। इस चीज़ का पता लगाने में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल असफल रहा। और तीसरी कमी ये थी कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉनों को कोई स्थान नहीं दिया। मतलब उसने ये तो कह दिया कि नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, लेकिन कौन से कक्षक में लगाएगा, उसका कक्षक कौन सा है, उस इलेक्ट्रॉन का स्थान कौन सा है, इस बारे में रदरफोर्ड ने कुछ भी नहीं बताया। तो इन्हीं कमियों को पूरा करने के लिए इसके बाद बोर का परमाणु मॉडल आया जिसने इसकी सभी कमियों को दूर किया और अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।